आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। भले ही उत्तरी डोमेन में कई दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, फिर भी दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञों की स्थिति अत्यधिक ऊंची थी। वे आमतौर पर आसानी से चेहरा नहीं दिखाते थे। किसी को यह जानना होगा कि दिव्य पारगमन क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास एक संप्रदाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। कुछ देर बाद 10 राज्य संगठन संप्रदाय में एक बार फिर से लौटकर एल्डर दयाराम को सचमुच ऐसा लगा जैसे एक जीवन बीत गया हो। दिव्य तलवार संप्रदाय द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद ही एल्डर दयाराम को पता चला कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के विनाश का कारण बनने वाले लोग वास्तव में यही दिव्य तलवार संप्रदाय थे। उनके द्वारा अपने संप्रदाय का नाम बताना भेड़ों को बाघ के मुंह में भेजने के समान था। वे कुछ दिन जब वे हिरासत में थे, उनकी सार ऊर्जा सील कर दी गई थी और वे दिव्य तलवार संप्रदाय में सबसे निम्न काम करते थे। जो भी गंदा काम या थकाने वाला काम होता, वे करते थे। उन्होंने पहले सोचा था कि वे बहुत जल्द इस तरह से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। कौन जानता था कि कई दिनों के बाद दिव्य तलवार संप्रदाय के लोगों ने न केवल उनकी सार ऊर्जा सील हटा दी, बल्कि उनके लिए अच्छा भोजन और पान भी उपलब्ध कराया। हालांकि उनके पास दिव्य तलवार संप्रदाय को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पहले के दिनों की तुलना में यह बस अमर जैसा था। कुछ दिन पहले तक रंजीत ने उसे ढूंढा और उसे नरम लहजे में बताया कि वो उसे व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय में वापस भेजने जा रहा है। एल्डर दयाराम ने पहले सोचा कि उसने गलत सुना है। जब उसने पुष्टि की कि यह कोई भ्रम नहीं था, तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसके अलावा उसके सामने ये एक दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ था। रंजीत ने उससे बात करते समय वास्तव में परामर्शी तरीके से बात की। ये क्या खेल था? लेकिन इस यात्रा पर रंजीत ने यह भी नहीं बताया कि उन्होंने उसे वापस क्यों छोड़ा। हालांकि वो बात करते समय बहुत विनम्र था, लेकिन इस मामले का उल्लेख करने पर वो हमेशा अस्पष्ट था। लेकिन एल्डर दयाराम ने इस पर भी कोई सौदेबाजी नहीं की। 10 राज्य संगठन संप्रदाय में वापस जाने में सक्षम होने के कारण वो पहले से ही बहुत संतुष्ट था। ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु, आप लोग वास्तव में वापस आ गए। जब एल्डर दयाराम ने स्काई मैपल और संप्रदाय गुरु को देखा, तो वो अवाक रह गया। इन दोनों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 10 राज्य संगठन की ताकत के साथ उन्हें कैसे बचाया जा सकता था? भले ही आरव की वर्तमान लड़ाकू ताकत आश्चर्यजनक थी, लेकिन स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के टॉवरिंग पिक तक जाकर इन 2 लोगों को बचाना संभव नहीं था। तुम्हारी तरह हम 10 राज्य संगठन के संप्रदाय में वापस आ पाए। ये सब आरव की बदौलत ही संभव हुआ। स्काई मैपल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव, ये वास्तव में आरव है, लेकिन उसने ये कैसे किया? एल्डर दयाराम और भी हैरान थे। ठीक है, हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। अभी भी मेहमान हैं, स्काई मैपल ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर दयाराम चकित थे। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। रंजीत के पीछे अभी भी आशीष और परम खड़े थे। वे इस संप्रदाय की स्थिति से परिचित थे, इसलिए रंजीत उन्हें साथ ले आया। रंजीत आरव के सामने आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम आरव हो, है ना? वास्तव में नायक युवाओं से ही बनते हैं। इस डस्ट कोल्ड के मामले, मैंने इसके बारे में सुना है। तुमने वास्तव में प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र धीमंत को द्वितीय स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत से मार डाला। वास्तव में अकल्पनीय। सोरेन और बिक्रम ने जब ये शब्द सुने तो वे सदमे से दंग रह गए। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र सोल सागर क्षेत्र को मार रहा है? क्या ये वास्तव में किशोर युवाओं ने उनकी आंखों के सामने किया था? दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य को पढ़ते हुए एक दूसरे को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि नगर के स्वामी महामहिम ने इस आरव को इतना महत्व दिया। ऐसी भयानक प्रतिभा, उसे उच्च सम्मान न देना अजीब होगा। उत्तरी क्षेत्र के वे शीर्ष जूनियर भी अपनी आंखों के सामने इस युवा के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ बहुत दयालु है। आरव की कमजोर ताकत का जिक्र सीनियर के सामने करना शायद उचित नहीं है। रंजीत ने थोड़ा मुस्कुराया और अपना मुंह खोला और कहा, हमने उसे पहले ही वापस भेज दिया है। क्या तुम्हें भी अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आरव भी नाटकीय नहीं था। उसने हल्के से मुहरे बनाई और भूबन को छोड़ दिया। भूबन को देखकर बाकी लोग तो ठीक थे, लेकिन सोरेन और बिक्रम इतने हैरान थे
कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि आरव के उन समझ से परे शब्दों का क्या मतलब था। इस लड़के ने वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय के पुराने पूर्वज के वंश के पोते को बंधक बना लिया था और बदले में अपने ही संप्रदाय के एक छोटे से बुजुर्ग को निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। ये बाघ की मूंछों को छूना कैसा था? ये तो सीधे बाघ की मूंछें उखाड़ना था। हालांकि उस दिव्य तलवार संप्रदाय के पुराने पूर्वज का पता नहीं चल पाया था, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में उसकी किंवदंतियां अभी भी बहुत थी। ऐसा कहा जाता था कि उस पुराने पूर्वज का गुस्सा बहुत ही उग्र था, लेकिन अब उसने वास्तव में अपने अभिमान को निगल लिया और चुपचाप सहन किया, और उसने वास्तव में उस व्यक्ति को वापस भेज दिया। सोरेन ने गहरी सांस ली। उसे आखिरकार पता चल गया कि नगर के स्वामी ने आरव को इतना महत्व क्यों दिया। ये युवक स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। चूंकि तीनों संप्रदायों और अशोक नगरी ने संयुक्त रूप से नायक निमंत्रण जारी किए थे, इसका मतलब था कि दिव्य तलवार संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने इस मामले में पहले से ही बीती बातों को भुला दिया था। क्या ये लड़का इस नोड पर आक्रमण करने वाले भयंकर आंधी दुनिया का फायदा उठाते हुए बेतरतीब ढंग से ठोकर खा गया, या उसने बहुत पहले ही साजिश रची थी? अगर उसने बहुत पहले ही साजिश रची थी तो इस लड़के का दिमाग भी बहुत भयानक था। रंजीत ने देखा कि भुवन के पास केवल उसकी सार ऊर्जा ही बंद थी और उसके अलावा उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसके दिल में एक पत्थर भी आखिरकार गिर गया। नीलभानु के इरादों के अनुसार जब तक भुवन को चोट का कोई संकेत मिलता, वो निश्चित रूप से 10 राज्य संगठन सम्मेलन को कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन उसके आने से पहले मणिकांत और महालक्ष्मी दोनों उसे खोजने आए और उसे 10 राज्य संगठन सम्मेलन के खिलाफ कभी भी कार्रवाई न करने के लिए मजबूर किया। इसने उसे अविश्वसनीय रूप से अजीब स्थिति में डाल दिया। कोई विकल्प नहीं था। वो एक बार में एक कदम उठा सकता था और 10 राज्य संगठन सम्मेलन में आकर निर्णय लेने से पहले स्थिति को देख सकता था। यह देखकर कि आरव ने भुवन के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, रंजीत ने आखिरकार अपना दिल शांत कर लिया। जब भुवन ने रंजीत को देखा तो वो लाल हो गया और उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, दादाजी रंजीत। रंजीत और नीलभानु एक ही पीढ़ी के थे। उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था, इसलिए नीलभानु उसे भेजकर सहज हो सकती थी। जब भुवन रंजीत से मिलता तो उसे सम्मानपूर्वक उसे दादाजी रंजीत कहकर पुकारना पड़ता। रंजीत ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, भुवन, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। तुम आरव से हार गए। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अपमान को पहचानो फिर और मेहनत करो। एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। भुवन भले ही घमंडी था, लेकिन वो उस तरह का अज्ञानी बदमाश पैंट नहीं था। रंजीत की ये बात सुनकर वो चकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, मैंने दादाजी को शर्मिंदा कर दिया है। दादाजी मुझे दोष नहीं देते? रंजीत ने अपना सिर हिलाया और कहा, आरव की ताकत पहले से ही युवा पीढ़ी में बेजोड़ है। तुम्हारा उनसे हारना अन्याय नहीं है। भुवन की निगाहें तीव्र हो गई और उसने कहा, बेजोड़? रंजीत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आरव की वर्तमान शक्ति पहले से ही स्वतंत्र रूप से प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र को मार सकती है। चाहे वो आप हो या गणेश या फिर निहारिका, आप सभी उसके मुकाबले में नहीं हैं। हिस। भुवन ने ठंडी सांस खींची। आरव को देखते हुए उसकी निगाहें आश्चर्य से भरी हुई थी। सोल सागर क्षेत्र के सामने खुद को बचाते हुए वो खुद की जांच करके ऐसा कर सकता था। यहां तक कि कुछ कमजोर सोल सागर क्षेत्रों को भी वो हरा सकता था, लेकिन मारने की बात तो दूर, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और उसकी आंखों के सामने ये युवक, जो उससे 7 छोटे क्षेत्र नीचे था, वास्तव में ऐसा कर सकता था। दादाजी रंजीत, मुझे पहले से ही पता है कि क्या करना है, भुवन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। भुवन की निगाहों को देखकर रंजीत ने थोड़ा सिर हिलाया। लगता है इस बार झटका भुवन के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। आओ, मैं पहले तुम्हारे लिए मोहरे हटाता हूं। चलो साथ में संप्रदाय में लौटते हैं। जब रंजीत बोल रहा था, उसने भुवन के सार ऊर्जा समुद्र में सार ऊर्जा की एक किरण डाली, लेकिन बहुत जल्द उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। वो वास्तव में ब्लॉक को हटाने में असमर्थ था। आरव ने जब स्थिति देखी तो वो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मुझे जाने दो। अगर जबरदस्ती से मुहर तोड़ी गई तो इससे उसके सार ऊर्जा समुद्र को नुकसान होगा। जैसा उसने कहा, आरव भुवन के सामने आया और उसी तरह सार ऊर्जा की एक किरण उसके सार ऊर्जा समुद्र में फेंक दी। मुहर बहुत जल्दी हटा दी गई। जब रंजीत ने आरव की हरकतों को बगल से देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य अतुलनीय था। रंजीत को विदा करते हुए आरव फिर सोरेन और बिक्रम के पीछे स्काई मैपल के साथ अशोक नगरी चला गया। रास्ते में सोरेन और बिक्रम बहुत सावधानी से साथ गए। उनकी दृष्टि में वर्तमान आरव केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र जितना सरल नहीं था। द्वितीय स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र प्रथम स्तर सोल सागर क्षेत्र को नष्ट कर रहा है। लापरवाही से रखी गई सार ऊर्जा सील को वास्तव में एक दिव्य पारगमन क्षेत्र
विशेषज्ञ द्वारा भी हटाया नहीं जा सका। कोयो बताएं, कौन युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति इस हद तक ऐसा कर सकता है? जैसा कि रंजीत ने कहा, आरव ने पहले ही उनके और युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। विक्रम की बात तो छोड़िए, सोरेन भी अविश्वसनीय रूप से सतर्क दिखे, लेकिन स्काई मैपल को बगल में और भी गर्व महसूस हुआ। सोरेन और विक्रम भी उनसे बात करते समय बहुत सम्मानजनक थे। स्काई मैपल जानता था कि यह सब आरव की बदौलत था। अन्यथा इस बार उत्तरी डोमेन में सर्वोच्च नायक सम्मेलन में भाग लेने के बारे में भूल जाइए। सोरेन ने शायद बहुत पहले ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय को नष्ट कर दिया होता। दरअसल आरव की वृद्धि के बारे में स्काई मैपल को बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद थी। इसलिए एक शिष्य द्वारा पीछे छोड़े जाने पर न केवल उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि आरव जैसी दुर्लभ प्रतिभा 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्य था। स्काई मैपल के अलावा दीक्षा और कोयल भी उनके साथ थे। अब दीक्षा आरव के बिना नहीं रह सकती थी, जबकि कोयल अंतहीन दुनिया की कीमियागरों की पवित्र भूमि का भी अनुभव करना चाहता था। अशोक नगरी अंतहीन दुनिया के कीमियागरों के लिए एक पवित्र शहर था। इसलिए जब उसे पता चला कि आरव अशोक नगरी जा रहा है, तो स्काई मैपल भी वहां जाना चाहता था। चाहे जो भी हो, अंतहीन दुनिया में इस अशोक नगरी को वो स्थान कहा जा सकता है जहां कीमियागर कौशल सबसे अधिक विकसित थे। लगभग सभी शीर्ष कीमियागर यहां एकत्र हुए। बेशक ये तथाकथित उत्कर्ष आरव की नजर में बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। कीमिया के मार्ग पर उस क्षणभंगुर और क्षणभंगुर कीमियागर देव क्षेत्र के अलावा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे हिला सके। कई दिनों के बाद 6 लोगों का दल आखिरकार अशोक नगरी पहुंच गया। इस राजसी शहर को देखकर स्काई मैपल वास्तव में उत्साह से कांप उठा। उनके लिए अशोक नगरी की ये यात्रा तीर्थ यात्रा से अलग नहीं थी। जहां तक उत्तरी क्षेत्र के सभी शीर्ष शक्तिशाली लोगों के एकत्र होने की बात है, तो उनके लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि इस बार वे यहां केवल एक साथी के रूप में आए थे। उन लोगों के सामने वे कुछ भी नहीं बोल पाए। अशोक नगरी वास्तव में मेरी अंतहीन दुनिया की कीमियागर पवित्र भूमि होने के योग्य। स्काई मैपल अपनी भावनाओं से अभिभूत हो गए और बोले। सोरेन और विक्रम भी गर्वित थे और बोले, यह स्वाभाविक है कि मार्शल शक्ति के मामले में मेरी अशोक नगरी शायद तीनों संप्रदायों का मुकाबला न कर पाए, लेकिन उन 3 महान संप्रदायों को भी सिटी लॉर्ड महामहिम के प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाना होगा, क्योंकि मेरी अशोक नगरी में ऐसी औषधीय गोलियां नहीं है जिन्हें परिष्कृत न किया जा सके। ये शब्द सुनकर स्काई मैपल को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन आरव खुद को रोक नहीं पाए और एक ठहाका लगाया। इन दोनों साथियों की भी एक सीमा होनी चाहिए, है ना? पिछले जन के पिता और पुत्र भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक छोटे से निचले तल के शहर की तो बात ही छोड़िए, कुएं के तल पर एक मेंढक इन 2 लोगों का सबसे सच्चा चित्रण था। सोरेन अनुभवी और शांतचित्त था, लेकिन विक्रम का गुस्सा काफी विस्फोटक था। यह देखकर कि आरव वास्तव में इसके प्रति इतना तिरस्कारपूर्ण था, वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। युवा मास्टर आरव पहली बार उत्तरी क्षेत्र में आए हैं। सबसे अधिक संभावना है आप अभी भी मेरे अशोक नगरी के कौशल से अनजान हैं। जब तक आप यहां कुछ दिन रहेंगे, आप अनुभव कर पाएंगे कि मेरे अशोक नगरी की कीमियापत शक्ति कितनी महान है। हालांकि विक्रम दुखी था, लेकिन उसने आरव को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। 10 राज्य संगठन के सम्मेलन में वापस आरव ने अपने तिरस्कार को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे विक्रम पहले से ही बहुत आभारी था। इसलिए जबकि अभी उनके शब्दों में आक्रोश था, यह बहुत ही चतुराई से कहा गया था। आरव स्वाभाविक रूप से उसके स्तर पर गिरने का मन नहीं कर रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इन कुछ दिनों में इसका अच्छा अनुभव करूंगा। वो कहा अनुभव, लेकिन बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं थी। विक्रम असहाय था, लेकिन वास्तव में आरव के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उनकी नजर में वर्तमान आरव की उसकी स्थिति पहले से ही असाधारण थी। हे, तुम दोनों आरव को नीची नजर से मत देखो। कीमिया पथ में उसकी उपलब्धियां इस बूढ़े आदमी से कहीं ज्यादा है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्काई मैपल अपनी आवाज को रोक नहीं सका। दोनों लोग चकित थे। युवा मास्टर आरव वास्तव में अभी भी कीमियागर है। आरव ने मुस्कुराते हुए उस अल्केमी मास्टर बैच को निकाला और उसे पहना और हंसते हुए कहा, हाँ, अगर तुम लोग नहीं कहते तो मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरे पास अभी भी ये चीज है। ये बैच दूसरों के लिए सर्वोच्च सम्मान था, लेकिन आरव को इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसे सड़ने के लिए स्टोरेज रिंग में फेंक दिया जाता था। कीमिया मास्टर। सोरेन चकित था। इसे भी कीमियागर माना जाता था। अशोक नगरी में कीमिया मास्टर्स की बात न करते हुए कीमिया ग्रैंड मास्टर्स भी प्रशिक्षु स्तर के थे। केवल अर्ध कीमिया राजा तक पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति कुछ छोटी ताकतों की कल्पना को मुश्किल से प्रभावित कर सकता था। केवल कीमिया राजा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक कदम आगे जाने पर ही
कोई व्यक्ति उच्च स्तर प्राप्त करने वाला माना जा सकता था, जो विभिन्न प्रमुख गुटों के लिए अतिथि बुजुर्ग बन जाता था। लेकिन किमिया राजा क्षेत्र को भी अशोक नगरी में ज्यादा नहीं माना जाता था। स्काई मैपल जैसे मध्यम श्रेणी के किमिया राजा को अशोक नगरी में आसानी से पाया जा सकता था। इन दोनों स्काई मैपल की किमिया स्तर भी बढ़ी थी। जब स्काई मैपल ने आरव को बैज निकालते देखा तो वो हंसते हुए डांटने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम बदमाश हो, सच में इतना लंबा समय हो गया है और तुम ये भी नहीं जानते कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन टेस्ट में कैसे भाग लिया जाता है। क्या हर रोज कीमिया मास्टर बैज निकालना बहुत मजेदार है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्ला सिर्फ एक निशान है। इसका होना उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसका न होना भी निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परीक्षा सिर्फ सबसे बुनियादी है, ये सटीक नहीं है। जो भी हो, अल्केमिस्ट एसोसिएशन की स्वीकृति के साथ ये कई अनावश्यक परेशानियों से भी बच सकता है ना? स्काई मैपल ने आग्रह किया। ज्यादातर कीमियागरों के लिए परीक्षा देना और बैच प्राप्त करना सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य बात थी। स्काई मैपल भी अपवाद नहीं था, इसलिए उसने आरव को अगली परीक्षा में शामिल होने की सलाह देने की पूरी कोशिश की। आखिरकार कीमियागर का पद बहुत सम्मानित था। अनावश्यक परिस्थितियों में कोई भी कीमियागरों, खास तौर पर उच्च श्रेणी के कीमियागरों को नाराज करने को तैयार नहीं था। आरव ने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, है इसे भूल जाओ। मुझे डर है कि अगर मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन में गया तो ये किमिया राजा, वो किमिया संप्रभु, मुझे फिर से शिष्य के रूप में लेना चाहेगा और इसके बजाय काफी समस्याएं खड़ी कर देगा। स्काई मैपल ने जब यह सुना तो वो अवाक रह गया। वो जानता था कि आरव ने जो कहा वो सच था। कीमिया पद पर आरव की उपलब्धियों ने उसे कई सड़कों से भी पीछे कर दिया। अगर वो वास्तव में कीमियागर परीक्षण में भाग लेने गया तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित करना बहुत सामान्य बात थी। हालांकि ये शब्द सोरेन और बिक्रम को अविश्वसनीय रूप से अहंकारी लगे। वे स्वीकार करते हैं कि आरव का मार्शल पथ बहुत मजबूत है, लेकिन कीमिया पथ में समय और प्रयास लगता है। भले ही किसी की धारणा कुछ अधिक हो, लेकिन कम समय में एक सच्चे कीमिया पथ के महारथी को प्रशिक्षित करना भी बहुत कठिन था। आरव की उम्र मात्र 16 वर्ष थी और मार्शल पथ पर भी उसकी असाधारण उपलब्धियां थी। वो कीमिया पथ पर भी बाकियों से अलग कैसे हो सकता है? लेकिन वे जानते थे कि आरव की पहचान असाधारण थी। वे आरव के दिखावटी रवैये पर भी विचार करना जानते थे। युवा लोग, चेहरे पर प्यार और थोड़ा अहंकारी होना भी समझा जा सकता था। इसके अलावा उसके पास अहंकारी होने के लिए पर्याप्त योग्यताएं भी थी। स्पष्ट रूप से पास न होने का डर है, लेकिन फिर भी परीक्षा से बचने के लिए इस तरह का घटिया कारण ढूंढना चाहते हो। स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से वास्तव में अनजान ये जगह अशोक नगरी है। कौन जानता है कि यहां कितने युवा प्रतिभाशाली हैं? तुम कौन होते हो जिसे एक किमिया संप्रभु अपना शिष्य बनाएगा? इस समय एक ठंडी घुरघुराहट सुनाई दी। शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे। बगल से एक असंगत आवाज सुनाई दी। आरव और बाकी तीनों ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि एक युवक उन्हें ठंडे अंदाज में देख रहा था। इस युवक के चेहरे पर नाराजगी थी। जाहिर है उसने आरव के पहले कहे गए सभी अहंकारी शब्दों को अपने कानों में डाल लिया था। इस युवक को देखकर सोरेन और बिक्रम दोनों के चेहरे बदल गए। यंग मास्टर पूरब, तो ये तुम लोग हो? तुम लोगों ने इस देहाती आदमी को कहाँ पाया जिसने दुनिया नहीं देखी, यहां बकवास कर रहा है? पूरब ने सोरेन और बिक्रम को एक बेपरवाह नजर से देखा। जाहिर है वो उन दोनों को जानता था। ये है। सोरेन समझाने ही वाला था कि पूरब ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। छोड़ो इस तरह की बकवास, मुझे भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरब ने तिरस्कार भरी नजर से आरव के किमिया मास्टर बैच को ठंडे दिमाग से देखा। छोटे से किमिया मास्टर, इस अशोक नगरी में कम से कम रहना ही सबसे अच्छा है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परीक्षा ऐसी नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति पास कर सके। बात खत्म करके पूरब बड़े कदमों से चली गई। सोरेन और बिक्रम को वास्तव में यह समझाने का मौका भी नहीं मिला। अरे तुम, ये आदमी इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी कीमिया कला मेरे गुरु के लिए जूते उठाने के लायक भी नहीं है। यहां मेरे गुरु को उपदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? आरव ने पूरब की अवमानना के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कोयल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाकर पूरब को रुकने के लिए कहा। इस समय कोयल लगातार 1000 वृद्धि करने वाले आत्मा मंत्र और त्रिमूल संसार कला की साधना कर रहा था। फिर भी जैसे जैसे उसका प्रशिक्षण गहरा होता गया, उसे इन दोनों चीजों की व्यापकता और गहनता का एहसास हुआ। उसे आखिरकार पता चला कि आरव की कीमिया कला कितनी भयानक थी। अतीत में वो केवल आरव के करीब आने के लिए उनकी शिष्या बनना चाहती थी, लेकिन अब आरव पहले से ही कोयल के दिल में भगवान जैसा अस्तित्व बन गया था। पूरब के इस बैच से पता चलता था कि वह मध्य श्रेणी के अर्ध किमिया राजा के मानकों पर था। आरव की तुलना में
वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। अब कोई वास्तव में आरव के प्रति अनादरपूर्ण था। पूरव ने बस कुछ कदम उठाए। कोयल को इस तरह चिल्लाते हुए सुनकर वो अपना सिर पीछे घुमाए बिना नहीं रह सका और निर्दयी चेहरे के साथ कोयल को देखा। तुम्हें यकीन है कि तुम पहले मजाक नहीं कर रहे थे? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? पूरव ने संकुचित आंखों से कहा। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए दीक्षक ने कोयल को चेहरा बदलने का कौशल सिखाया। वर्तमान में उनके दोनों चेहरे बहुत साधारण थे ताकि लोग लालच से घूर न सकें। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। क्या तुम सिर्फ एक मध्यम श्रेणी के अर्ध किमिया राजा नहीं हो? तुम मुझे हरा भी नहीं सकते और फिर भी तुम मेरे स्वामी का अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे स्वामी को कीमियागर परीक्षण में भाग लेने की जहमत नहीं उठानी पड़ती, वरना तुम उनके लिए जूते ढोने के लायक भी नहीं होते। कोयल ने अपनी छाती फुला ली और धार्मिक आक्रोश के साथ कहा। वो आरव के स्तर के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी। केंद्रीय राजधानी में आकर उसने स्वामी परिवार के सथिमन को तब तक हराया जब तक कि उसमें एक रत्ती भी आत्मविश्वास नहीं बचा। अब जब उसकी ताकत एक और कदम आगे बढ़ गई है तो साधारण मध्यम श्रेणी के अर्ध किमिया राजाओं की तो बात ही छोड़ो, उच्च श्रेणी के अर्ध किमिया राजा भी संभवतः उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कोयल के उत्साही समर्थनकारियों के बारे में आरव अपने दिल में केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकता था। उसका वास्तव में पूरव के अपमान पर सौदेबाजी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कोल को ऐसा लग रहा था कि उसे जबरदस्त झटका लगा है उसकी गुरु की बुराई सुनकर। ये छोटी लड़की वास्तव में कुछ भी अनुचित बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हे ऐसी उच्चध्वनि वाली भावनाएं। इस अशोक नगरी में उन अनुभवी कीमिया राजाओं और कीमिया संप्रभु के अलावा वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत करते हैं। लड़का, चूंकि तुम इस लड़की के गुरु हो तो क्या तुम मेरे साथ एक मैच में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करोगे? मैं देखना चाहता हूं कि कौन किसके लिए जूते ले जाता है, पूरव ने आरव को कहा। इस समय सोरेन ने आरव के कान में फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। यंग मास्टर पूरव बर्मा परिवार की जूनियर पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति है। उनकी उम्र 30 से अधिक नहीं है और उनके पास पहले से ही मध्यम श्रेणी के अर्ध किमिया राजा की ताकत है। ऐसा कहा जाता है कि वो पहले से ही उच्च श्रेणी के अर्ध किमिया राजा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से योग्य है। यंग मास्टर आरव, उचित विचार किए बिना कार्य नहीं करना सबसे अच्छा है। सोरेन कई वर्षों तक अशोक नगरी में रहा था और उसे इस बात का गहरा एहसास था कि एक बेहतरीन कीमियागर का जन्म होना कितना मुश्किल था। आरव की उम्र के आधार पर उसके लिए पूरव को जीतना बिल्कुल भी संभव नहीं था। हर किसी को बुरा दिखाने के बजाय वो इस अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए आरव को थोड़ा याद दिला सकता था। आरव की वर्तमान आत्मा शक्ति पहले से ही मध्य श्रेणी के अर्ध किमिया राजा मानको तक पहुंच चुकी थी। इस क्षेत्र में किसी के लिए भी उसका मुकाबला करना संभव नहीं था। ऐसी प्रतिस्पर्धा के प्रति वो वास्तव में बहुत अधिक रुचि नहीं जगा सकता था। सोरेन की उच्च प्रशंसा सुनकर पूरव अपने दिल में खुद पर प्रसन्न होने से नहीं बच सका। आरव के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उस पर कोई भी मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। क्या एक किशोर युवा उसका मुकाबला कर सकता है? कोयल के मुंह से निकले गुरु की बात को पूरव ने मजाक में ही सुना। यह भी पता नहीं था कि इन दोनों लोगों के बीच किस तरह का रिश्ता था। यह शब्द कहना आरव की हैसियत को बढ़ाने जैसा था। हाँ, पता चला कि यह बड़ा भाई वाकई बहुत कमाल का है। छोटा भाई बहुत तारीफ करता है इस जोड़ी के बारे में। मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्तमान परिस्थितियां पहले से अलग थी। उसने सथिमन के खिलाफ इसलिए कदम उठाया क्योंकि सथिमन की हरकतों ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, जबकि यह पूरव थोड़ा घमंडी था और उसने भी उसे कुछ नहीं किया। आरव स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के आत्मविश्वास को कम नहीं करेगा। हाँ लड़के, लगता है कि तुम अभी भी अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानते हो। पूरव ने दीक्षा और कोयल को देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, यह वाकई थोड़ा खराब है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। हे पूर्व बोलते समय व्यंग्य से लबरेज था। जाहिर है वो दीक्षा और कोयल के रूपरंग को लेकर बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था। यह शब्द सुनकर कोयल क्रोधित हो गई, जब तक कि उसके नथुने से धुआं नहीं निकलने लगा। महिलाएं, खासकर सुंदर महिलाएं, जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी वो ये था कि दूसरे लोग कहते थे कि वे सुंदर नहीं है। इसके अलावा कोयल भयंकर आंधी दुनिया में राजधानी की 2 सुंदरता में से एक थी। उसकी सुंदरता की कल्पना की जा सकती थी। मास्टर, इस बदमाश को पिटाई की जरूरत है। आप लड़ाई से क्यों बच रहे हैं? कोयल ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। आरव सांत्वना के कुछ शब्द कहने ही वाला था कि दीक्षा, जो पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोली थी, ने भी बोलने के लिए अपना मुंह खोला। आरव, मैं जानती हूं कि तुम्हारी कीमिया कौशल की उपलब्धियां बहुत ऊंची है, लेकिन मुझे अभी भी पहले देखना बाकी है। क्यों न तुम मुझे आज ही इसे देखने दो? हे भगवान! नेक दिल दीक्षा भी क्रोधित हो गई। पूरव इस बदमाश के एक वाक्य ने वाकई पटाखा जला दिया। लगता है कि यह कीमियागर परीक्षा
उसे किसी भी कीमत पर भाग लेना था। महिलाएं, खास तौर पर सुंदर महिलाएं, कभी नाराज नहीं होती। जब आरव ने दीक्षा की बातें सुनी तो अनजाने में उसे भी बहुत पसीना आ गया। उसकी नजर में दीक्षा हमेशा से ही इतनी शांत और सुंदर थी। हालांकि अभी बोलते समय वो बहुत शांत थी, लेकिन उन शब्दों में हल्का सा गुस्सा पहले ही झलक रहा था। इसके अलावा यह पहली बार था जब दीक्षा ने आरव से कुछ मांगने के लिए अपना मुंह खोला था। इससे आरव को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसे कैसे मना करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या यह सिर्फ औषधीय गोली को परिष्कृत करना नहीं है? यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आरव ने असहाय होकर कहा। गुरु, आपको उसकी मनबल गिराने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसे कार्तिकेयन की तरह बर्बाद कर दो। कोयल ने पूरव की ओर इशारा किया और कहा। खांसी खांसी, इतना क्रूर मत बनो, आरव कहा। फिर आरव पीछे मुड़कर दीक्षा को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। दीक्षा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में भाव बोल रहे थे। ये अर्थ ऐसा था जैसे कह रही हो, इस भोले बच्चे को ठीक से व्यवहार करना सिखाओ। आरव ने पूरव की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखा और कहा, भाई, ऐसा नहीं है कि ये छोटा भाई, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता हूं। बात यह है कि आपको वास्तव में उन्हें उकसाना नहीं चाहिए था। पूरव बहुत नाराज हुई। ये लोग उसके साथ अपनी मर्जी से पेश आते थे। अशोक नगरी में वो जहां भी जाता, वो हमेशा लोगों के ध्यान का केंद्र होता। इससे पहले कब लोगों ने उसे कमतर आंका था? अरे, सिर्फ 2 बदसूरत लड़कियां, मैं तो बोल भी नहीं सकता। मुझे चुनौती देना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। आज मैं भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहा हूं। चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि किसकी दवा ज्यादा बढ़िया है। आरव ने दोनों लड़की पर पूरव की टिप्पणियां को ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, लेकिन वो देख सकता था सामने वाला ये लड़का व्यवहार के मामले में थोड़ा बेलगाम है। आरव ने उदासीन भाव से कहा, कैसे प्रतिस्पर्धा करें? परीक्षा देते समय हम एक ही दवा को परिष्कृत करेंगे। जिसकी गुणवत्ता ज्यादा होगी वो जीतेगा। अगर ग्रेड 1 जैसा रहा तो मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बुजुर्गों को बुलाऊंगा कि वे तय करें कि किसकी दवा ज्यादा बढ़िया है। पूरव ने बहुत घमंड से कहा, मानो उसे डर हो कि दूसरे लोग न जान ले कि वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बुजुर्गों को जानता है। आरव ने उदासीनता से कहा, आप जैसा कहें वैसा ही करते हैं। भयंकर आंधी दुनिया के अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मुख्यालय सेंट्रल कैपिटल में था, जबकि अंतहीन दुनिया के अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मुख्यालय अशोक नगरी में था। लेकिन भयंकर आंधी दुनिया में आदरणीय किमिया संप्रभु की स्थिति की तुलना करने पर अंतहीन दुनिया के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष की स्थिति स्पष्ट रूप से आदरणीय किमिया संप्रभु जितनी ऊंची नहीं थी। इसका कारण यह है कि अंतहीन दुनिया में कई संप्रभु स्तर के कीमियागर थे। इस अशोक नगरी के ठीक भीतर 2 पीक किमिया संप्रभु कीमियागर थे। उनमें से एक ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। निसंदेह अंतहीन दुनिया के कीमिया मानक भयंकर आंधी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक थे। आदर्श किमिया संप्रभु का स्तर जब निचली दुनिया में रखा गया, शीर्ष 5 में रैंक नहीं कर सका। पार्टी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आई। एसोसिएशन के कर्मी स्पष्ट रूप से पूरव को जानते थे। कई लोग उनका स्वागत करने आए। माननीय भतीजा पूर्व, आज कौन सी हवा आपको यहां ले आई? पूरव ने आरव और बाकी को एक साइड हॉल में ले गया। एक बूढ़े आदमी ने जब पूरव को देखा तो तुरंत गर्मजोशी से स्वागत किया। तो आज मास्टर गंगाधर चीजों को संभाल रहे हैं। आपके ये छोटे भतीजे ने मास्टर को देखा है। पूरव ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये बुजुर्ग व्यक्ति शुरुआती दौर के किमिया संप्रभु थे। वो स्वाभाविक रूप से पूरव की शिष्टता को स्वीकार कर सकता था। गंगाधर ने हाथ हिलाया और कहा, तुम मेरे साथ इतनी शिष्टता क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत लंबे समय से बंद कमरे में थे। आज आना क्या उच्च स्तर अर्ध किमिया राजा पर हमला करने के लिए है? हे, मास्टर गंगाधर मुझे किसी से भी बेहतर जानते हैं। मैं आज इस उच्च स्तर अर्ध किमिया राजा की परीक्षा में भाग लेने के लिए ही आया हूं। हालांकि पूरव ने आरव की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं यहां हूं तो किसी अनुभवहीन साथी की देखभाल कर रहा हूं। ये उसे ये बताने के लिए है कि स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता क्या है। गंगाधर ने पूरव की निगाहों का अनुसरण किया और आरव को देखा, और वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये युवक इतना युवा था और वास्तव में पहले से ही द्वितीय स्तर की सी ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति थी। कितना असाधारण। उसने देखा कि सोरेन भी सम्मानपूर्वक अपने हाथों को बगल में रखकर खड़ा था, और वो और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। विक्रम जैसा द्वितीय श्रेणी का गश्ती निरीक्षक गंगाधर की आंखों में बिल्कुल भी नहीं समा सकता था, लेकिन सोरेन जैसा 9वें स्तर का सोल सागर विशेषज्ञ गंगाधर स्वाभाविक रूप से पहचान गया। वो सिटी लॉर्ड महल का प्रथम श्रेणी का गश्ती निरीक्षक था। वो एक किशोर के प्रति इतना सम्मान क्यों करेगा? ऐसा लगता है कि इस युवक की कुछ पृष्ठभूमि थी। माननीय भतीजे, इस बातचीत का क्या मतलब है? पूरव के सामने गंगाधर ने किसी वरिष्ठ व्यक्ति की तरह दिखावा नहीं किया। स्पष्ट रूप से वो उनका बहुत सम्मान करता था।
मैं मास्टर गंगाधर को खोजने आया था ताकि साहसपूर्वक मास्टर से हमारे लिए गवाह बनने का अनुरोध कर सकूं। थोड़ी देर में परीक्षण के दौरान हम औषधीय गोली को परिष्कृत करेंगे और अंततः औषधीय गोली की गुणवत्ता के आधार पर विजेता का निर्धारण करेंगे। पूरव ने ठंडी घुरघुराहट के साथ कहा। इस बार गंगाधर वास्तव में चकित था। उसने आश्चर्य से कहा, तुम और वह अर्ध किमिया राजा बनाम निम्न श्रेणी किमिया मास्टर? भतीजे, क्या तुम यहां कुछ ज्यादा ही बदमाशी नहीं कर रहे हो? हे, गुरु ने नहीं सुना कि इस लड़के की बातें कितनी अहंकारी थी। उन्होंने कहा कि जब तक वो बेतरतीब ढंग से परीक्षा में भाग लेता रहेगा तब तक कोई भी कीमिया राजा और कीमिया संप्रभु उसे शिष्य बनाने के लिए झपटेगा। इसके अलावा उसे ये परेशानी भी लगेगी। पूर्व ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जब गंगाधर ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। एक छोटा सा कीमिया स्वामी ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था। वास्तव में इस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि स्वर्ग कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। तुमने सच में ऐसा कहा था? गंगाधर ने गंभीर स्वर में पूछा। आरव ने सिर हिलाया, इसे स्वीकार किया। वास्तव में उसने स्काई मैपल को शांत करने के लिए यह बात यूं ही कही थी। कौन जानता था कि यह बात पूरव ने सुन ली होगी, लेकिन शब्द पहले ही कहे जा चुके थे। आरव स्वाभाविक रूप से इससे इनकार नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वो केवल सत्य था। वे कीमिया राजा और कीमिया संप्रभु उसके, आरव के, स्वामी होने के योग्य कैसे हो सकते हैं? क्या बेलगाम बदमाश है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये गवाह बनने में मदद करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या एक नन्हे से कीमिया मास्टर में वास्तव में ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा है जो मुझे भी उसे एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकती है। आरव द्वारा इतनी बेशर्मी से ये स्वीकार करने से गंगाधर भी बहुत क्रोधित हो गया। ये सुनकर आरव ने कंधे उचका दिए। उसका उन शब्दों पर विवाद करने का कोई इरादा नहीं था। इस परीक्षण के लिए जगह उस समय से अलग नहीं लग रही थी जब आरव श्यामनगर राज्य में था। बस यहां गोली शोधन कक्ष सामनगर राज्य की तुलना में बहुत उच्च गुणवत्ता के थे। सभी तरह की सजावट और उपकरण भी बहुत व्यापक थे। हॉल में प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण से गोली शोधन कक्षों में सब कुछ देखा जा सकता था। ठीक है, परीक्षण जल्द ही शुरू होगा। आप लोग किस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं? गंगाधर ने पूछा। आरव ने अभी बोलना भी नहीं था कि पूरव ने बीच में आकर कहा, ड्रैगन जेड वॉइड पिल। आरव ने जब यह सुना तो वो दंग रह गया। उसकी आंखें पूरव को अजीब तरह से देख रही थी। पूरव ने आरव की नजर को भी साफ देखा और सोचा कि आरव इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था। वो खुशी से कहने से खुद को नहीं रोक सका। क्या इसे परिष्कृत नहीं कर सकते हो? या पहले कभी नहीं सुना? अभी भी पीछे हटने का समय है, लेकिन कुछ सजा तो होनी ही चाहिए। क्या तुम सहमत हो? आरव ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है तो फिर ड्रैगन जेड वॉइड पिल। आरव को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ड्रैगन जेड वॉइड पिल उसके लिए बहुत आसान थी। वो शुरू में अभी भी सोचता था कि इतना आक्रामक होने के कारण पूर्व को और भी अधिक दुर्जेय अर्धचौड़ा स्तर की औषधीय गोलियां चुनी चाहिए थी। कौन जानता था कि उसने वास्तव में इसे चुन ली। हालांकि आरव एक भरापूरा व्यक्ति था जो नहीं जानता था कि भूखे लोगों को कैसे कष्ट सहना देना चाहिए। ये ड्रैगन जेड वॉइड पिल पहले से ही उच्चतम श्रेणी की औषधीय गोली थी जिसे पूरव परिष्कृत कर सकता था। ड्रैगन जेड वॉइड पिल एक उच्च स्तरीय अर्धचौथा स्तर की औषधीय गोली थी, लेकिन यह भी एक प्रवेश स्तर की औषधीय गोली थी। इसे प्रवेश स्तरों में से ज्यादा थोड़ा मुश्किल ही माना जा सकता था। जो लोग कीमियागर परीक्षण में शामिल होने आए थे उनमें से अधिकांश मुश्किल से इस स्तर तक पहुंच पाए थे। वे स्वाभाविक रूप से परीक्षण के लिए अन्य प्रवेश स्तर की औषधीय गोलियां चुनेंगे। इस उम्र में उच्च स्तरीय अर्धचौथा स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। उसे कुछ अत्यधिक चुनौतीपूर्ण उच्च स्तरीय अर्धचतुर्थ स्तर की औषधीय गोलियां चुनने के लिए कहना स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन आरव की अभिव्यक्ति उन लोगों की आंखों में स्वाभाविक रूप से लगी जो अंदर की कहानी नहीं जानते थे कि वह परिष्कृत कर सकता है या नहीं। लेकिन दीक्षक और कोल, यहां तक कि स्काई मैपल, वे सभी जानते थे कि इससे आरव को परेशान नहीं होना चाहिए। आरव की यह अभिव्यक्ति केवल यही कह सकती थी। यह औषधीय गोली बहुत सरल थी। गंगाधर ने आरव की अभिव्यक्ति देखी और वो अपने दिल में चुपके से अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। इस युवा की ताकत अच्छी थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। परिष्कृत करने में असमर्थ, फिर उसने जानने का नाटक क्यों किया? भले ही एक छोटा सा किमिया मास्टर वास्तव में कुछ अर्ध चतुर्थ स्तर की औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकता था, वो संभवतः परिष्कृत कैसे कर सकता था? उसी स्तर की उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां? अब असली रंग सामने आ गए थे और खेल खत्म होने वाला था। ठीक है, चूंकि तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है तो शुरू करो, गंगाधर ने कहा। रुको, कोयल ने अचानक बीच में टोका।
क्या तुम ये बदसूरत लड़की अपनी बात से पीछे हटना चाहती हो? पूरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉल का तापमान तुरंत कई डिग्री गिर गया। इस पूरव को वास्तव में मृत्यु का कोई अंदाजा नहीं था। कोल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि ये एक कीमिया द्वंद्व है, इसलिए कुछ दाव पर तो होना ही चाहिए, है ना? पूरव ने यह शब्द सुनकर खुद को अचंभित होने से नहीं रोक पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। हाँ, तुम किस तरह का दाव चाहते हो? बस बोलो। तो बस शर्त लगाओ ऊर्जा पत्थर। 100,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर दाव पर लगाने की हिम्मत है? कोल के चेहरे पर एक आकर्षक भाव था। ये शब्द कहे जाने के बाद सभी ने ठंडी सांस ली। हालांकि अभी भी पूरव के पास कुछ धन था, लेकिन एक बार में 100,000 ऊर्जा पत्थर निकाल पाना वो वास्तव में नहीं कर सकता था। 100,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर, चाहे वो कहीं भी हो, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। सदमे के बाद पूरव बहुत जल्दी शांत हो गया और कोयल की ओर देखते हुए आधी मुस्कान के साथ बोला, है तुम ये बदसूरत लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। 100,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर, क्या तुम इसे निकाल सकती हो? कोयल ने अपना हाथ उलट दिया। उसके हाथ में एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी। इस भंडारण अंगूठी में 100,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर है। चूंकि ये शासक न्यायाधीश है, इसलिए उन्हें ही इसकी पुष्टि करने दे। जैसा कि उसने कहा, कोयल ने बहुत ही सहजता से भंडारण अंगूठी गंगाधर की ओर फेंक दी। जब गंगाधर ने स्थिति देखी तो वो भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को भंडारण वलय में डाला और उन्हें गिना। वास्तव में 100,000 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे। ये छोटी सी महिला, किसी के धन का इतना बड़ा प्रदर्शन। एक किमिया शासक के रूप में 100,000 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं माने जाते थे, लेकिन आम लोगों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी राशि थी। यहां तक कि अपने परिवार में सबसे बड़े युवा स्वामी के रूप में पूरव के लिए उसकी सारी संपत्ति को जोड़कर यह संभवतः बस इतनी ही राशि थी। यह सही है, यह वास्तव में 100,000 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर है। गंगाधर ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा। सकारात्मक उत्तर सुनकर पूरव कोयल को थोड़ा विस्मय में देखने से खुद को नहीं रोक सकता। इस बदसूरत लड़की की शक्ल आकर्षक से बहुत दूर थी। यह सोचना कि वो वास्तव में इतनी अमीर थी। लोगों को वास्तव में उनके रूप से नहीं आंका जा सकता है, लेकिन पूरव को स्वाभाविक रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इसे सिर्फ एक छोटी बच्ची की तरह समझा जो गुस्से में पागल हो गई थी। हे, पैसे के मामले में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो सकता है, लेकिन स्वेच्छाचारी होने के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। सौदा, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। पूरव ने भी गंगाधर को एक भंडारण अंगूठी फेंकी और कहा, मास्टर, इस भंडारण अंगूठी में उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के ऊर्जा पत्थर है। कुल राशि 100,000 होनी चाहिए। मुझे आपको जांच करने के लिए परेशान करना होगा। गंगाधर ने संक्षेप में गिनती की और फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, केवल कुछ दर्जन टुकड़े कम है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। चूंकि दोनों पक्ष इस शर्त पर सहमत हो गए हैं, तो ये सीट मध्यस्थ पक्ष होगी। ये 2 भंडारण अंगूठियां अंतिम विजेता की होंगी। अब हम परीक्षण शुरू कर सकते हैं। आरव और पूरव ने दवा के गोदाम में प्रवेश किया। उन्होंने ड्रैगन जेड वायोड पिल की जरूरत के अनुसार औषधीय जड़ी बूटियां चुनी और फिर वे औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए क्रमशः गोली शोधन कक्ष में चले गए। इस अवसर का फायदा उठाते हुए गंगाधर ने सोरेन को एक तरफ खींच लिया और धीरे से पूछा, इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? क्या आपको यकीन है कि वो यहां परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आया है? यह सुनकर सोरेन के चेहरे पर कड़वाहट छा गई और उसने कहा, ये सोरेन भी नहीं जानता। मार्शल पथ में युवा मास्टर आरव की प्रतिभा अद्वितीय है, लेकिन वो कीमिया करना जानता है या नहीं, मैं वास्तव में नहीं जानता। ये कहते हुए सोरेन ने उत्तरी डोमेन के उच्च स्तरीय लोगों की बैठक में आरव को आमंत्रित करने के मामले को संक्षेप में बताया, जिससे गंगाधर के दिल में सदमा लगा। ये आरव वास्तव में 3 संप्रदायों के प्रमुख शिष्यों से भी अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में अकल्पनीय, लेकिन उसका रंग बहुत जल्दी काला पड़ गया, क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, मार्शल पथ की प्रतिभा इतनी स्वर्ग विरोधी है, लेकिन इस उम्र में उसके पास कीमिया कौशल सीखने का समय कैसे हो सकता है? वो वास्तव में खिलवाड़ कर रहा है। सोरेन को स्पष्ट रूप से नहीं लगा कि आरव उच्च स्तरीय अर्ध चौथी स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है, और उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, मास्टर गंगाधर, इस नीच व्यक्ति ने पिछले कई दिनों तक यंग मास्टर आरव के साथ बातचीत की है और कमोबेश उसके स्वभाव के बारे में कुछ समझ रखता है। एक युवा व्यक्ति के चरित्र को समझा जा सकता है। चूंकि यंग मास्टर आरव के पास अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया बैज है, इसलिए संभवतः वो कीमिया कौशल के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं है। चूंकि वो खिलवाड़ करना चाहता है, इसलिए उसे बस जंगली होने दो। अन्यथा अगर वो वास्तव में नाराज हो जाता है और चला जाता है, तो सिटी लॉर्ड महामहिम, जब मैं वापस जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी खाल उधेड़ देंगे। गंगाधर ने एक लंबे चेहरे के साथ कहा, यह बूढ़ा आदमी एक महान कीमिया संप्रभु
वास्तव में खिलवाड़ करने के लिए 2 कनिष्ठों के साथ है। वास्तव में बेतुका, सोरेन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। हूं, वैसे भी यंग मास्टर पूरव के मानक दिखावे के लिए नहीं है। ये सोचना कि वो वास्तव में इतनी जल्दी उच्च स्तरीय अर्ध चतुर्थ स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, इस गति से वो संभवतः हमारे अशोक नगरी के सबसे कम उम्र के किमिया राजा विशेषज्ञ बन जाएंगे। सोरेन द्वारा पूरव का उल्लेख करने के बाद गंगाधर की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई, क्योंकि उसने सिर हिलाते हुए कहा, इस लड़के की कीमिया में प्रतिभा वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत है। वर्मा परिवार ने आखिरकार उस लड़की आरती के बाद फिर से एक अच्छा जूनियर पैदा किया। भूल जाओ, भूल जाओ। आज मैं इसे पूर्व के इस लड़के के विकास का गवाह मानूंगा। गंगाधर और सोरेन ने थोड़ी देर तक बातचीत की और पूरव के शोधन को देखने के लिए लाइट स्क्रीन पर जाने ही वाले थे कि गोली शोधन कक्ष का दरवाजा, जिसमें आरव था, अचानक खुल गया। आरव धीरे धीरे अंदर से बाहर चला आया। जब गंगाधर ने स्थिति देखी तो उसके चेहरे पर अनायास ही उदासी छा गई और उसने कहा, युवक, कीमियागिरी के हुनर उतने आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। एक दिन की मेहनत से हम उच्च कोटि की औषधीय पिल नहीं बना सकते। अगर तुम्हारी ताकत दूसरों से तुलना नहीं कर सकती तो तुम्हें इसे खुले दिमाग से स्वीकार करना होगा। व्यक्तिगत भावनाओं के कारण होने वाला क्षणिक विवाद तुम्हारे विकास के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा। यह देखकर कि आरव वास्तव में इतनी जल्दी बाहर आ गया, गंगाधर ने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि ये आरव उसे बेवकूफ बना रहा था और एक वरिष्ठ की हैसियत से कुछ वाक्यों को व्याख्यान देने से खुद को रोक नहीं सका। आरव भी खंडन करने के लिए अनिच्छुक था और बस एक उदासीन नजर देकर एक तरफ चला गया। कोयल की आंखें चमक उठीं और उसने आरव से फुसफुसाते हुए पूछा, मास्टर, कौन सी ग्रेड? इस समय शांतचित्त दीक्षा भी करीब जाने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन आरव ने इसे रहस्यपूर्ण बना दिया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा रहस्य बना रहने दो, अब इसे जाहिर करने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद पूरव आखिरकार गोली शोधन कक्ष से बाहर आया। उसने देखा कि वो पसीने से लथपथ था, मानो उसे नदी से बाहर फेंक दिया गया हो। ये ड्रैगन जेड वायोएड पिल अभी भी पूरव के लिए थोड़ा ज्यादा बलशाली था, लेकिन पूरव का चेहरा बहुत उत्साहित लग रहा था। स्पष्ट रूप से शोधन सफल रहा। पूरव ने देखा कि आरव वहां शांत और संयमित होकर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शक्ति और सार ऊर्जा दोनों ही लगभग बिना किसी खर्च के थी। पूरव खुद को तिरस्कार भरी मुस्कान देने से नहीं रोक सका। अपने भाग्य पर भरोसा कर लो, है ना? कीमिया उतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अर्ध चतुर्थ स्तर की औषधीय गोलियां दूसरी स्तर की औषधीय गोलियां नहीं है जिन्हें तब तक परिष्कृत किया जा सकता है जब तक कि किसी का क्षेत्र पर्याप्त हो, पूरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव बस मुस्कुराया और उसके साथ बहस करने के मूड में नहीं था। थोड़ी देर में कर्मचारियों ने दोनों द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय गोलियां प्रस्तुत की। गंगाधर को पहले आरव द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय गोली को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे उस बर्तन का अनावरण किया जिसका उपयोग पूरव की औषधीय गोली रखने के लिए किया गया था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव प्रकट हुआ। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के ड्रैगन जेड वॉइड पिल को पहले से ही परिष्कृत करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि आपने हाल ही में थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरती, गंगाधर ने संतोष में कहा। मास्टर गंगाधर बहुत दयालु है। छोटा भतीजा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सर्वोच्च कीमिया संप्रभु के क्षेत्र पर हमला करने का संकल्प है। मैं जरा सी भी लापरवाही की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? पूरव अपने दिल में खुद से खुश था, लेकिन ऊपर से विनम्रता से बोल रहा था। इसके बाद गंगाधर ने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से आरव की औषधीय गोली का अनावरण किया। उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही काफी बदल गई। ये ड्रैगन जेड वॉइड पिल का ग्रेड पा डॉट। हिस यंग मैन, क्या आपका कोई मास्टर है? गंगाधर ने पूछा। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? ये पूरव को आरव कैसे सबक सिखाएगा? यहां गंगाधर द्वारा आरती नाम का उल्लेख किया। क्या ये आरव की मां का नाम नहीं है? फिर कहानी कौन सी दिशा में जा रहा है? चलिए अगले कुछ एपिसोड्स में इसकी उत्तर जानते हैं।